भट्टी साहब, एक तो वही बुनियादी सवाल कि गजा जंग खात्मे के मंसूबे पर आपकी क्या राय है, और इस पर भी अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि उबूरी हुकूमत जो भी होगी वो फ़लस्तीनियों की ही होगी। उसके ऊपर, उस उबूरी हुकूमत के ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ओवरसी करेंगे और साथ में उसमें भी फ़लस्तीनियों की राय शामिल होगी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस अमन फार्मूले पर या अमन ये जो मुआहदा होगा आगे चलकर, या ये जो अमन की तरफ एक पहला कदम है, इस पर मैं बहुत तनकीद भी सुन रहा हूँ और इसकी तारीफ़ भी सुन रहा हूँ। जो कुछ इसराइल ने किया है ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है। जो नस्ल कुशी हुई ज़ाहिर है उस पर सब दुखी हैं। जो वहशत व बर्बरियत इसराइल ने ढाई वो सबके सामने है। जो जुल्म सितम हुए वो भी सबके सामने है। जो नेतन्याहू का किरदार है और जो इसराइल का किरदार है 6 मुल्कों पर हमले, वो भी सबके सामने है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब इस सारी सूरत हाल को देख कर भी हम बात कर रहे होते हैं आलमी कवानीन की, करारदादों की, कानूनी बहसों की, इखलाकियात की। और भाई कहाँ है ये सब कुछ? ये ताकतवर की दुनिया है। आज ताकतवर की मानी जाती है, आज कमज़ोरों का कोई हाल नहीं है। अगर आपने इसराइल का मुकाबला करना है तो मजबूत दिफा, अगर आपने इसराइल का मुकाबला करना है तो मजबूत मईशत, अगर आपने इसराइल का मुकाबला करना है तो साइंस और इल्म में आपको आगे जाना होगा। क्या वजह है कि आइंस्टाइन भी यहूदी है, सेगमेंट फ्राइड भी यहूदी है, कार्ल मार्क्स भी यहूदी है, और हर तहकीक और इजाद के पीछे, हर दूसरी तहकीक और इजाद के पीछे इसराइल और यहूदी हैं। आप कहाँ हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक है आइडियलिज्म, एक है प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटीज़। आप बताएं कि क्या कर सकते हैं आप? 4 जंगें लड़कर देख ली अरब ममालिक ने, 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1973 में। क्या कर लिया इसराइल का? 7 अक्टूबर से अब तक 70,000 शहीद कर दिए गए, हज़ारों माजूर हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, गज़ा कब्रिस्तान बन गया है, लाखों भूखे प्यासे खुले आसमान के तले हैं। किसी ने क्या कर लिया इसराइल का? बिना रुकावट 70,000 शहीद कर दिए इसराइल ने। कहाँ ये सारी कानूनी अदालतें, तो कानूनी बहसें, तो कानूनी करारदादें, तो ये सारी जो हम आराम सुकून से बैठ के करते हैं। 57 मुसलमान ममालिक हैं, 2.25 अरब मुसलमान हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, दुनिया भर के इदारे हैं, यूरोप है, बरतानिया है, OIC है, अरब लीग है। ये सारे मिलकर किसी एक भूखे को एक वक्त की रोटी पहुंचा सकें हैं गज़ा में? ये सारे मिलकर किसी एक ज़ख्मी को मरहम पट्टी उसकी कर सके हैं, उसको एक गोली दर्द की दे सके हैं? किसी एक शहीद हुए आदमी को ये दफना सके हैं? और फिर अमेरिका और इसराइल चाहते क्या थे? वो चाहते थे फ़लस्तीनी निकल जाएं गज़ा से। वो चाहते थे फ़लस्तीनी गज़ा वाला जो इलाका ये तफरी मकाम बने, गज़ा पूरा इसराइल के कब्ज़े में आ जाए। इस अमन फार्मूले के बाद अगर ये आगे चलता है तो क्या ये सब होगा? नहीं होगा। अच्छा, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? इस पे बात कर लेते हैं। बहुत बातें मैं सुन रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया के वॉरियर हैं, या ये जो घर बैठे हैं आराम सुकून से कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ के, चाय का कप हाथ में पकड़ कर, मुझे ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर जगह इजलास पे इजलास होते रहें, पूरी दुनिया में जलसे जुलूस और इhtजाज होते रहें, मुज़म्मतें होती रहें, और फ़लस्तीनी शहीद होते रहें, फ़लस्तीनी भूखे मरते रहें, इसराइल जुल्म करता रहे। ये आपको काबिल कबूल है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन, पूरे मुसलमान मुल्क, और ये सारे जो तनकीद कर रहे हैं इनको भी असला देकर पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों, एक फ़ौज बनाएं और जाकर इसराइल की ईंट से ईंट बजा दें। ये आप इस ऑप्शन पर आप काम कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, तीसरा ऑप्शन, ऐसी कोई पीस डील जिसमें ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हों। याद रहे कि ट्रंप साहब और इसराइल एक हैं और वो गज़ा को तफरी मकाम बनाना चाहते थे। अब ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हैं। अब अगर ये अमन फार्मूला आगे बढ़ता है तो क्या होगा? अमन होगा, जंग बंदी होगी, मज़ीद हलाकतें, मज़ीद तबाही नहीं होगी, ज़िंदगी वापस लौटेगी गज़ा में, तामीर नौ का आगाज़ होगा,
और इस्लामी ममालिक या जो भी है एक आलमी फ़ोर्स आएगी और इस पर हमला अगर इसराइल करता है तो वो आलमी फ़ोर्स पर हमला होगा। फिर ट्रंप, टोनी ब्लेयर और दुनिया के रहनुमाओं का पीस ऑफ बोर्ड बनेगा। फिर हमला होता है तो ट्रंप पर हमला होगा। क्या ये काबिल कबूल नहीं है? अच्छा, फिर बात ये है कि नेतन्याहू साहब अब चाहेंगे, यानी ये तय है कि नेतन्याहू साहब चाहेंगे कि एक बार यरगमाली रिहा हो जाएं, ये अमन फार्मूला वो नाकाम करेंगे, ना होने पाए, क्योंकि वो तो मुकम्मल गज़ा चाहते हैं, क्योंकि वो तो करारदादें मंजूर करवा चुके हैं अपनी असम्बली से कि ये इलाका हमारा, ये इलाका उनका, ये फ़लाँ, वो तो सारा इसको तकसीम कर चुके हैं। लिहाजा अगर अमन आ जाता है, ज़िंदगियाँ बचती हैं, तबाही और बर्बादी रुक जाती है, तामीर नौ शुरू हो जाती है, गज़ा फ़लस्तीनियों के पास रहता है, एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी या गज़ा वालों की सुनी जाती है, तो इन मौजूदा हालात में ये बहुत अच्छा कदम है, अच्छा फार्मूला है और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम है। बाकी अगर आपने तनकीदें करनी है, प्रैक्टिकल आप कुछ करने के काबिल नहीं है, आपने सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा और करारदादों पर और कानूनी बहसों पर जाना है, आपने वहाँ भूख प्यास से मरते लोगों का नहीं सोचना, तो ठीक है, फिर तो ऐसी तबाही होती रहेगी। लिहाजा ये बहुत अच्छा, दुआ करें कि ये इस तरफ काम आगे बढ़े और ये हम अमन की तरफ हम जाएं। रीमा, एक तो जो भट्टी साहब भी बात करें और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बयान जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि फ़लस्तीनी उबूरी हुकूमत संभालेंगे और उसके ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और फ़लस्तीनी ओवरसी करेंगे उस हुकूमत को। मुबशर, मेरा तो ख्याल है उन्होंने कोई नई बात नहीं की। यही मैंने चेक किया कि शायद मैंने मिसरीड कर लिया, यही अल्फाज हैं इन 2021 पॉइंट्स एजेंडा में भी। टेम्पररी ट्रांजिशनल गवर्नेंस ऑफ अ टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमिटी, तो पैलेस्टीनियन कमिटी ही होगी, उसके ऊपर एक बोर्ड होगा जिसमें पैलेस्टीनियंस भी होंगे लेकिन उसमें और ममालिक के लोग भी होंगे। ये सवाल है कि कितना इख्तियार इस ट्रांजिशन जो गवर्नमेंट ओवरसी कर रही है उनके पास होगा, कितना उस बोर्ड के पास होगा, कैसे वो सिलेक्ट होंगे पैलेस्टीनियंस, क्योंकि इजराइल नहीं मानता पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कोई भी ताकत, कोई भी इख्तियार देना। वो कहता है पहले वो कई मरहले हैं उससे गुजरेंगे, फिर क्योंकि वो जो है वो फिर उनका कोई आप रोल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई नई बात की है। उन्होंने जो बात की है वो इब्हाम वहीं का वहीं मौजूद है उनकी बात के बावजूद। दूसरा जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, देखिए मेरे लिए हक, सच, सही, गलत, कानूनी, गैर कानूनी के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पैमानों पे मैं कह सकती हूँ कि इजराइल जो है वो अग्रेसर है, इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है और फ़लस्तीन के जो आवाम है वो उन पे ज्यादती हो रही है, वो ओप्रेस्ड हैं, वो विक्टिम्स हैं। अगर सही गलत नहीं है, दुनिया में सिर्फ ताकत है, तो फिर इजराइल सेल्फ डिफेंस को एक्सक्यूज बना के जो चाहे करे। मैं इस पे बिलीव नहीं करती। मेरा ख्याल है इस दुनिया में हक सच की गुंजाइश है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ऐसे ममालिक जहां किसी ने कभी फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाई थी, वहां हजारों सैकड़ों लोगों की आपको देखते हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, वो अपनी हुकूमतों को मजबूर कर रहे हैं कि इजराइल पे कुछ सैंक्शंस लगाए जाएं, इजराइल से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें फलस्तीन की हक की बात की जाए। ये परफेक्ट सोल्यूशन वो भी नहीं है, जस्ट लाइक हम इस पे कह रहे हैं ये कोई परफेक्ट डील नहीं है, उस तरह ये जो सारी बात होती है जो बैनुल अक़वामी सतह पे इजराइल को कंडेम किया जाता है, जो फलस्तीन को रिकग्नाइज कर रही हैं मुख्तलिफ स्टेट्स, जो रेजोल्यूशंस आती हैं, जो अदालतों की जजमेंट्स आती हैं, जो लोग बात करते हैं, जो अवाम बाहर निकलते हैं, उसकी भी अहमियत है। इन द लॉन्ग टर्म ये इजराइल को बहुत भारी पड़ेगा और इजराइल दुनिया में मेरी नजर में आइसोलेट हो जाएगा। तो इसको कहना कि ये बिल्कुल माने ही नहीं रखता, ये गलत बात है। हक सच, कानूनी गैर कानूनी पे हमें बात करनी चाहिए। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है कि कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकले। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस डील में अमन, जिसको हम पीस डील कह रहे हैं, मुझे इसमें पीस नजर नहीं आता। आप ये कह दें जेनोसाइड शायद जिस शक्ल में इस वक्त है वो खत्म हो जाए, लेकिन पीस मुझे नजर नहीं आता। क्यों? मैंने आपको 2-3 वजूहात बताई। एक, इब्हाम बहुत ज्यादा है इसकी अपनी प्रोविजंस में। दूसरा, इजराइल इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं इस पे एग्री करता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता। अभी दुनिया भर का प्रेशर है क्योंकि जेनोसाइड है। क्या इस डील के बाद
ये जो इंटरनेशनल फोर्स है या अमेरिका है वो इसराइल पे इतना प्रेशर डाल सकेगा कि इसराइल अपने जो टर्म्स हैं उनको फुलफिल करे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसराइल गुड फेथ प्लेयर नहीं है इसमें। और आखिरी चीज, अमेरिका जिसको हम कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, जिसको हम अपना दोस्त बना रहे हैं, वो इस जेनोसाइड में साथ मिला हुआ है। अगर अमेरिका पे मजीद ये जो सब ममालिक हैं कुछ प्रेशर नहीं डाल सकते थे कि ये डील बेहतर हो जाए? जैसे साफी साहब ने कहा, इसमें मजीद चीजें हैं जो क्लैरिफाई हो कि इस डील को आप बेहतर बना सकते हो, वरना इंप्रेशन ये ऐसा देती है कि इसराइल जो है वो बेकसूर पार्टी है और फलस्तीन जो है कसूर फलस्तीनियों का है। ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक चीज है क्योंकि इसराइल को तो कुछ करना ही नहीं। हम उनको रोक रहे हैं कि आप एनेक्सेशन का प्लान बना रहे हैं वो ना बनाएं, बाकी आपके माजी के सब जुराइम जो हैं उनको व्हाइट वॉश कर दिया जाएगा। इसराइल तो मतलब नजर नहीं आ रहा कि वो अग्रेसर है इस डील में। ठीक है भट्टी साहब, शॉर्ट रखिएगा जी। कुछ कहना चाहिए? बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, बहुत अच्छी बात है ये, किताबी निसाबी बातें, बहुत कमाल की बातें हैं। हक सच, दुनिया भर का प्रेशर, अमेरिका मिला हुआ है जेनोसाइड में, प्रेशर डालना चाहिए था। पहली बात है कि हक सच है क्या, कौन समझता है आज हक सच को? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आइडियलिज्म में मैं रीमा साहबा के साथ हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। कौन समझता है आज हक सच को कि हक सच क्या है? एक हक सच है इसराइल का जो गलत है, एक हक सच है फ़लस्तीन का, एक हक सच है पूरी दुनिया का। दुनिया भर का प्रेशर, कौन सा दुनिया भर का प्रेशर? कहाँ का दुनिया भर का प्रेशर? कश्मीर पर आज तक कहाँ गए सारे प्रेशर? कहाँ गया हक सच? कहाँ गया आज अक़वाम मुत्तहिदा? कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें? अमेरिका मिला हुआ है जी, बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन अमेरिका के बगैर आप कर लें, पूरी दुनिया एक तरफ थी ना, बातें कर रही थी सेमी मुज़ब्बतें, आपने कुछ कर लिया। प्रेशर डालना चाहिए था किन को? इस्लामी मुल्कों को जो लाइन बनाकर ट्रंप साहब के आगे जाकर खड़े हो गए थे, जिनका इतना बस भी नहीं चलता। जंग बंदी तो छोड़ें, गजा के लोगों को तो छोड़ें उनकी हालतें बाजार बदलने के लिए। मैंने कहा जो एक वक्त एक रोटी नहीं पहुंचा सकते वहां, जो एक दवाई की एक गोली नहीं वहां पहुंचा सकते, तो आप चाहते हैं कि ये मरते रहें, हम प्रेशर का इंतजार करते रहें? बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मरते रहें। मैं आपको ये बता रही थी कि इस प्लान में फ्लॉज हैं जिन पे मजीद काम किया जा सकता है और शायद आप फॉलो नहीं करते। दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, बहुत से ममालिक ने इसराइल पे सैंक्शंस लगाई हैं, इसराइल में इकोनॉमिकली एक क्राइसिस आ रहा है क्योंकि दुनिया भर में बॉयकॉट्स हो रहे हैं। तो इनको इस तरह से डिसमिस नहीं किया जा सकता कि कुछ नहीं हो रहा। और फिर अब मैं सुनूंगी आपकी बातें जब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे हक सच, सही गलत, कानूनी गैर कानूनी, उस पर भी फिर आप बात ना कीजिएगा, आप सिर्फ पावर की बात कीजिएगा अगर आप बिलीव नहीं करते कि हक सच कुछ भी है। मेरा ख्याल है उसकी एटलीस्ट हमें तो बात करनी चाहिए, इवन दो किसने कहा है, मैंने ये डायरेक्ट बात की है, कर ले ये ऑन इसको, लेकिन कह दें एक सरेंडर है, एक तरह का नस्ल कुशी से बचने के लिए एक सरेंडर है, ये कह दें। लेकिन इसको इतना रोजी पिक्चर दिखाना या उस तरह से पेश करना कि बहुत ही अच्छी डील है, ये भट्टी साहब ज्यादती कर रहे हैं।